So the current affairs relating to right to equality are basically रिजर्वेशन, ठीक है ना। रिजर्वेशन या फिर SC ST कौन है, क्या है, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, कौन इनको डिफाइन करता है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। एक नोटबुक साथ में लेके बैठना, आई विल डिक्टेट सम पॉइंट्स, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो विल मूव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है वो स्टोरी है रिजर्वेशन की, ठीक है। तो अभी करंट में वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, सच एज रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन फॉर PWDs, है ना, और भी EWS का रिजर्वेशन है, ठीक है, और भी काफी चीजें हो रही हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, राइट। होप यू हर्ड ऑल दीज थिंग्स, पढ़ा है सबने न्यूज में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन आया कहाँ से। अच्छा, किसी को रिजर्वेशन में, अगर सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं, आप सबने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन में कोई कभी ऐसा लगा कि सर ये चीज तो समझ में आ ही नहीं रही है, ये क्या है, ये क्यों है, किसी को ऐसा कभी लगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्लैरिटी नहीं है चीजों में, कोई है ऐसा? हो तो अनम्यूट करके और बताओ। हाँ विहान बताओ, क्या समझ में नहीं आया? ये EWS वाला थोड़ा सा नहीं आया। EWS का रिजर्वेशन समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी नीरज समझ में आया हुआ है सब रिजर्वेशन से रिलेटेड? रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, जो भी ये बोल रहा है कि मुझे सब समझ में आया हुआ है, उसको मैं क्वेश्चन सबसे पहले पूछूंगा। नुकुल, दुष्यंत, चलो ठीक है। जब आप बोल रहे हो आपको सब समझ में आया हुआ है तो वील स्टार्ट, ठीक है। PM को भी सब समझ में आया हुआ है, तो वील स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन जो है, ठीक है, ये कब शुरू हुआ इंडिया में? रिजर्वेशन का सिस्टम कब शुरू हुआ बताओ? 1993। 1993? कौन था भाई 1993? साहिल। मंडल कमीशन हुआ था ना, वो केस हुआ था एक। मंडल कमीशन 1980। वो इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, ठीक है, उसमें शुरू हुआ था रिजर्वेशन। लेकिन उसके बाद में उन्होंने, लेकिन रिजर्वेशन तो कब से मिल रहा है उनको, SC STs को? वो पहले चालू करते, पहले 10 साल के लिए किया था खाली। यही तो पूछ रहा हूँ, कब शुरू हुआ था? ये हुआ था अपने, ये याद नहीं है। सब 10 साल पहले, उससे भी 10 साल पहले। अच्छा, हु हैव रेज्ड हैंड्स, बताओ भाई कौन है, कौन बताना चाहता है? अनम्यूट करो और बताओ। कौन बताएगा? रिजर्वेशन शुरू हुआ था 1951 में, ठीक है। क्या हुआ था कि व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, देयर वर प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग सम रिलीफ टू द बैकवर्ड क्लासेस, राइट। तो ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में, आर्टिकल 15 और 16 में, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लासेस, राइट। तो क्या हुआ 1950 में बैकवर्ड क्लास के लिए एक ऑर्डर, अब क्या हुआ, आर्टिकल 341 और 342 बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज लिखना आप, 341 और 342 में द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रेस्पेक्टिवली। 341 में शेड्यूल कास्ट, 342 में शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन के बाद में अब क्या हुआ कि, अच्छा ये बताओ आप लोग सबसे पहले कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आपको पता है कौन होते हैं? SCs एंड STs, ठीक है। तो अभी अपने में से कोई है SCs या STs से बिलोंग करता है कोई? अनम्यूट करके बता देना जो भी है। तो जो बिलोंग करता है उसी से क्वेश्चन पूछूंगा, अब कोई भी बिलोंग नहीं करेगा, होगा तो भी कोई नहीं बोलेगा। चलो ये बताओ कि SCs और STs कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में? ये शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में? विहान नहीं पता तुम्हें? अब नीरज, नीरज को सब पता था रिजर्वेशन के बारे में। नीरज, SC ST कौन से शेड्यूल में है?
वाइल्ड गेस। नहीं पता। हाँ 8 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में हाँ लैंग्वेजेस किसमें है? एड्स में होगी फिर आप पूछ रहे हो तो। लैंग्वेजेस 8th में है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब किसमें है? साहिल बताओ। 7th में, 7th 7th में, या 9th में से 7 शेड्यूल में है तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट किसमें है? 9th में, 7th या 9th 9th में। 9th शेड्यूल तो 9th बहुत में। कंट्रोवर्शियल है, उसमें तो एक्ट्स हैं बहुत सारे। मनीषा बताओ। फिर पता नहीं मुझे। अक्षय, ट्विंकल, प्रियम, किसी को आइडिया? सर 6 में है। 6 शेड्यूल में। 6 तो ट्राइबल एरियाज किसमें डिफाइंड है तो फिर? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी शेड्यूल में नहीं है, ठीक है? वो नाम उनका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इसका मतलब ये नहीं है। ट्विंकल ने बोला 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल में ट्विंकल शेड्यूल एरियाज डिफाइंड है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, ठीक है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कब डिफाइन हुए? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 आया, ठीक है? तो विद द पावर्स गिवन अंडर 341 एंड 342 प्रेसिडेंट ने उसमें एससीज और एसटीज को लिस्ट किया, ठीक है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनते से ही एक साल के अंदर अंदर उसमें पहला अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। उसने क्या किया? उसने आर्टिकल 15 में एक क्लॉज डाला कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, राइट? ये क्लॉज एससी एसटी ऑर्डर हुआ 1950 का, इसमें एससी एसटी डाल दिए, लिस्ट बना दी, शेड्यूल बना दिया इसमें। वो शेड्यूल की जो हम बात करते हैं ना वो इन ऑर्डर्स में शेड्यूल है, ठीक है? ये एक ऑर्डर है, उसमें एक शेड्यूल बना रखा है, उसमें एससीज और एसटीज लिस्टेड है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, राइट? चलो, उसके बाद क्या हुआ 1950? अब आपने बना तो दिया कि भाई आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसको रिजर्वेशन देने के लिए आपको कोई प्रोविजन चाहिए, कोई पावर चाहिए, तो यू इंसर्टेड द गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। उस टाइम पार्लियामेंट गवर्नमेंट एक ही चीज थी क्योंकि पार्लियामेंट में सारे लोग कांग्रेस के थे ऑलमोस्ट, ठीक है? तो नेहरू जी ने क्या किया कि आर्टिकल 15 में एक क्लॉज लेके आए जिसमें उन्होंने बोला कि स्पेशल प्रोविजन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम डालेंगे, ठीक है? तो ये जो क्लॉज 4 है ये आया है उससे। एक सेकेंड, हाँ, ये जो क्लॉज 4 है ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया है, ठीक है? अब फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद उन्होंने बोल तो दिया कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम डालेंगे, लेकिन अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आपने जितनी आइडेंटिफाई की है क्या वो सफिशिएंट है? क्या वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडिया में या उसके अलावा भी कोई है, ठीक है? तो उसके लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम का हेड था काका कलेलकर, उनके हेड थे, तो उस कमीशन का नाम हुआ काका कलेलकर कमीशन। क्या नाम हुआ? काका कलेलकर कमीशन, ठीक है? लिखना नहीं है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है? जो मैं बोलूं वही चीज लिखनी है नुकुल, ठीक है? बाकी मत लिखो, टाइम वेस्ट करोगे, फालतू मेहनत करोगे, ठीक है? तो उसकी मैंडेट थी कि आइडेंटिफाई करे पूरे इंडिया में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कौन है, कितनी है, क्या है, ठीक है ना? तो उसने 1000 करीब शेड्यूल कास्ट आइडेंटिफाई की, 600 करीब शेड्यूल ट्राइब आइडेंटिफाई, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ केसेस हुए रिजर्वेशन के अगेंस्ट। अब ये बात ध्यान रखना, इस स्टोरी में, ये पूरी स्टोरी चलेगी हमारी, ठीक है? इस स्टोरी में एक रिजर्वेशन का प्रोविजन आएगा, फिर उसके अगेंस्ट केस होगा, उस केस में कुछ और बोला जाएगा, उसको खत्म करने के लिए दूसरा अमेंडमेंट आएगा, फिर उसके अगेंस्ट केस होगा, ठीक है? ऐसे करके टसल चलता रहेगा बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ठीक है ना? आपस में अपनी सुप्रीमेसी बताने के लिए वो बोलेगा ये, वो बोलेगा वो बोलेगा ये, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट हम फंडामेंटल राइट्स में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो इसके बाद में मंडल कमीशन आई 1980 में। आपने बीच में केसेस आए काफी, वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है ना? सज्जन सिंह, चंपाकम दुराईराजन, ये सब केसेस अपने काम के अभी नहीं है, ठीक है? वो आप जब आगे जाओगे, मैं होप करता हूं कि आप 2020 में एनएलयू जाओगे, थर्ड सेमेस्टर 2021 में आपका जब
22 में जब आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा तो आप ये सारी चीजें वहां पढ़ोगे, आई एम वेरी श्योर आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो मंडल कमीशन जो है वो 1980 में बना, ठीक है। मंडल कमीशन ने क्या बोला कि देयर आर सर्टेन अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि इसके अलावा भी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन हमें देना चाहिए, ठीक है। ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बनवाया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बनवाया था बाद में, ठीक है। तो उसके बाद वो 27% रिजर्वेशन कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं, उन्होंने अपनी 1980 में रिकमेंडेशन दी एंड इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड टिल 1990s, ठीक है। अब 1990 में क्या हुआ, इट वाज इंप्लीमेंटेड 27% रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू, लेकिन उसके बाद में नाउ व्हेनेवर रिजर्वेशन इज इंप्लीमेंटेड, पहले अभी का नहीं, व्हेनेवर रिजर्वेशन वाज इंप्लीमेंटेड देयर वाज अपरोर इन द पब्लिक, ठीक है। तो जो वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, इट वाज अ कोलिशन ऑफ वेरियस पार्टीज, ठीक है। तो जो भी ऑपोजिशन थी, बीजेपी कांग्रेस दोनों ऑपोजिशन थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके स्टूडेंट विंग थे और बाकी जो भी स्टूडेंट विंग्स थे, एबीवीपी, एनएसयूआई वगैरह इस टाइप के कॉलेज विंग्स जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिजर्वेशन कितना पहुंच चुका था, 50% ये करीब पहुंच चुका था, 27% ये, 15% एससी और 7.5% एसटी, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन वहां तक पहुंच चुका था, therefore lot of students, lot of youth wing people protested against this and a case was filed named Indira Sahni versus Union of India, ठीक है। उसमें मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी 27% की और जो टोटल रिजर्वेशन था उसको चैलेंज किया, ठीक है। अब देखना कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला 50% सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन वैलिड बोला कि जो रिजर्वेशन ओबीसी का है वो वैलिड है, बट 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक दूसरा उन्होंने बोला रिजर्वेशन जो है वो एंट्री के टाइम होगा, ठीक है, प्रमोशन के टाइम भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी पे नहीं होगा, ठीक है। और 5 साल के बाद इसको आप खत्म कर दोगे, कौन से, किसको, प्रमोशन इन एम्प्लॉयमेंट, और ये प्रमोशन को, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। बात आई समझ में कि 50% रिजर्वेशन तो एंट्री के टाइम आप दे सकते हो, मैक्सिमम 50% तक, ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो आप नहीं दे सकते। अभी जो आपने दे दिया है वो 5 साल चलाओ, ठीक है, उसके बाद आप इसको बंद कर देना। आगे बात समझ में। अब पार्लियामेंट है, 5 साल चलाओ बोल दिया तो फिर हम अपना काम करते हैं। तो दे ब्रॉट इन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1995। अब ये जजमेंट आया 1992 में, 5 साल कब होंगे, 1997 में, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया 1995 में, फिर 5 साल तो हुए नहीं है, तो विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पुट इन द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। तो उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया, 16 में 4A इंसर्ट किया, आर्टिकल 16 में 4A इंसर्ट किया और बोला कि रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, ठीक है, कि भाई कोई भी क्लास और कास्ट होगी तो उसको हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन देंगे, ठीक है। अब जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आ गया तो इसके अगेंस्ट, अब ये एक अमेंडमेंट आया, अब इसके अगेंस्ट केस आना जरूरी है। तो इसके बाद 1996 में, 95 में अमेंडमेंट आया, 1996 में एक केस आ गया, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसने क्या बोला कि भाई आप जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो रखो। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल है ये इशू, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि आज एक जनरल कैटेगरी का आदमी की सीनियोरिटी है 10 साल की, ठीक है, और एक एससी एसटी या ओबीसी की सीनियोरिटी है 8 साल की, यानी कि वो उससे 2 साल जूनियर है, ठीक है। लेकिन कोई थर्ड पोस्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोस्ट होती है, हायर पोस्ट है, उस पे एससी एसटी या ओबीसी की वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी नहीं है, एससी एसटी या ओबीसी की वैकेंसी है, ठीक है। तो उस पे आप इस आदमी को प्रमोट कर सकते हो। आई बात समझ में, जो 2 साल जूनियर है उसको आप प्रमोट करोगे, ठीक है, तो वो अगले से 2 साल सीनियर हो जाएगा, सीनियर पोस्ट पे चला जाएगा वो उससे, तो उसके पास वैसे सीनियोरिटी 8 साल की है, बट वो उस आदमी का जो जनरल कैटेगरी में वो उसका सीनियर बन चुका है, ठीक है। ये रिजर्वेशन प्रमोशन का इसलिए प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो अजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो ये कैचअप रूल का कंसेप्ट लेके आई सुप्रीम कोर्ट, कि ठीक है आप उसको प्रमोट कर दो, वो प्रमोट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये जो जनरल कैटेगरी का आदमी है उस पोस्ट के बराबर प्रमोशन लेगा
तो ही विल बी एडजस्ड एज सीनियर टू दैट पर्सन। आई बात समझ में? जैसे आज किसी जनरल कैटेगरी या SC ST कैटेगरी के आदमी का प्रमोशन हुआ, वो इससे ऊपर चला गया जनरल कैटेगरी वाले से, ठीक है? तो जब जनरल कैटेगरी और 1 साल बाद, मान लो 1 साल बाद जनरल कैटेगरी वाला प्रमोट हुआ, तो वो इसका इस SC ST वाले का वो सीनियर माना जाएगा। अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो ये था कैचअप रूल। कैचअप रूल कौन लेके आया? सुप्रीम कोर्ट इन अजीत सिंह केस। अच्छा, किसी का मैसेज आया है, साहिल को समझ में नहीं। साहिल क्या समझ में नहीं आया बताओ, अनम्यूट करके। ये जो प्रमोशन वाला बताया वही प्रमोशन वाला देखो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो ऑपोजिशन है, क्यों हुआ है इसका? क्योंकि एक आदमी है जो, अपन ऐसा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पोस्ट हैं सीनियोरिटी के हिसाब से, ठीक है? एक आदमी है जो सेकंड पोस्ट पे है, वो जनरल कैटेगरी का है। जो आदमी फर्स्ट पोस्ट पे है वो रिजर्व कैटेगरी का है, SC ST या OBC है, ठीक है? अब जो थर्ड पोस्ट है, थर्ड या फोर्थ पोस्ट है, ठीक है, उस पे रिजर्व्ड कैटेगरी की कोई सीट खाली है, ठीक? तो वैसे तो आप सीनियोरिटी के हिसाब से रिजर्वेशन दोगे कि भाई ये अगर सीनियर है तो पहले इसको रिजर्वेशन दो, लेकिन जब इसको प्रमोशन दो। लेकिन जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन आया तो क्योंकि ऊपर रिजर्वेशन था और अपने पास यही अवेलेबल है डिपार्टमेंट में जो कि जूनियर है, तो इसको प्रमोट करके 4th नंबर पोस्ट पे डाल दिया, 1 से सीधा 4th पे, ठीक है? ये तो हो गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन कि भाई जो आदमी सीनियर था वो तो उसी पोस्ट पे रह गया, जो जूनियर था वो ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है? अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स ओके, आप ये सब कर लो, ठीक है? लेकिन जब ये आदमी प्रमोट होके उसके बराबर आएगा तो ही विल बी डीम्ड एज अ सीनियर। तो ये आदमी जो है जनरल कैटेगरी का, वो रिजर्व कैटेगरी वाले से सीनियर माना जाएगा, ठीक है? आगे बात समझ में साहिल? चलो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। अब ये बात हुई, तो ये अगर बात हुई तो फिर गवर्नमेंट का ईगो हर्ट हुआ होगा, डेफिनेट सी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई हम आपका काम नहीं मानेंगे, तो उनका ईगो हर्ट हुआ। प्लस उस वक्त क्या था, वो एक टाइम था जब कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं थी, नो पार्टी वाज इन मेजोरिटी, ठीक है? सो देयर वाज अ नीड टू अपीज द पब्लिक, ठीक है? पब्लिक अपीजमेंट का काम शुरू हुआ उस फेज से, ठीक है? 1992 के बाद, 1990s के बाद में अपीजमेंट का काम शुरू हुआ। 1989 के टाइम पे, 90s के टाइम पे जो है राजीव गांधी की डेथ हुई। राजीव गांधी के पास 400 सीट्स थी, वो द लास्ट पर्सन टू हैव 400 सीट्स इन द पार्लियामेंट, एक पार्टी को दिलाने वाला, ठीक है? उसके बाद में कोalition गवर्नमेंट शुरू हुई चलनी, मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, तो उन्होंने लोगों को अपीज करना शुरू किया। तो ये रिजर्वेशन के सारे जो चीजें हैं ना, उस टाइम से आई, ठीक है? तो 1996 में जब ये जजमेंट आया तो 2000 में गवर्नमेंट 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई और बोला कि भाई जो भी अनफिल्ड वैकेंसी है ना, उनको फिल हम करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन से, ठीक है? एक तो रिजर्वेशन से। अब क्या हुआ इसमें, देखो ये ध्यान रखो, इंदिरा साहनी में क्या बोला था, 50% रिजर्वेशन होगा। अब इसको ध्यान से सुनना सबके सब। इंदिरा साहनी में बोला था 50% रिजर्वेशन होगा, राइट? तो अब 50% जो है वो इस साल का होगा या पिछले साल का मिला के 50% होगा, ये भी सोचो। मान लो 100 पोस्ट हैं, 100 में 50 पोस्ट रिजर्व्ड हैं, ठीक है? लास्ट ईयर उसमें से 30 पोस्ट ही फिल हुई थी, तो पिछले साल की कितनी पोस्ट बची? 20, ठीक है? इस साल वापस 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट में 50 रिजर्व्ड है, तो क्या वो 20 को मिला के, यानी कि 120 करके आप 100 उसका 50% निकालोगे या 100 का 50% अलग, और वो 20 को पूरा पूरा 100% रिजर्वेशन देके फिल करोगे? बात आई समझ में? ये चीज आई समझ में? ठीक है? तो ये एक कंफ्यूजन था कि भाई उसको इसमें इंक्लूड करोगे, पीछे का बैकलॉग जो है उसको इसमें इंक्लूड करोगे, या उसको आप अलग से कैटेगरी, एक अलग से क्लास मानोगे कि इसको हमें रिजर्व्ड क्लास ही इसमें जॉब्स देने हैं या आपने को रिजर्वेशन रखना है, ठीक है? तो 81st अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि आर्टिकल 15, ये जो 16(4)(a) था, हमने जो ऊपर पढ़ा, उसी में अमेंडमेंट लाए कि भाई हम जो पीछे वाली जो रह गई है बैकलॉग, ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? यानी कि 20 सीट्स अगर शेड्यूल कास्ट की हैं पिछले साल की, तो हम उसको इस साल भी उनको शेड्यूल कास्ट से ही भरेंगे, उसमें हम 50% नहीं करेंगे, ठीक है?
बाकी जो सीट्स इस साल की हैं उसमें 50% रिजर्वेशन रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? ये बात आ गई समझ में? ठीक है। अब बात प्रमोशन की, जब ये बात होगी तो प्रमोशन की बात भी होनी चाहिए। तो प्रमोशन में क्या हुआ कि आप प्रमोशन में 81st अमेंडमेंट लेके आए। 85th अमेंडमेंट के थ्रू क्या लेके आए 2001 में एक चेंज और लेके आए कि अब जब हमने बात की थी कि भाई वो कैचअप रूल की हमने बात की थी, यहाँ पे अजीत सिंह वाले केस में कैचअप रूल की बात की थी कि भाई जब वो वापस सीनियोरिटी पे आ जाएगा तो वो इसका सीनियर माना जाएगा सेम पोस्ट पे, ठीक है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए 85th अमेंडमेंट आया जिसने बोला कि ये सीनियर आ जाएगा तो इस आदमी को ही सीनियर माना जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी का है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी होगी, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली वो आदमी सीनियर माना जाएगा जो रिजर्व पोस्ट के थ्रू पहले आ चुका है, राइट, इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो अभी पोजीशन क्या है? अभी ये वाली पोजीशन है जो 85th अमेंडमेंट वाली है, वो लास्ट पोजीशन है, ठीक है। अब जब 2001 में आ गया तो फिर एक जजमेंट आना बनता है सुप्रीम कोर्ट का भी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसे ईगो हर्ट, 2 अमेंडमेंट आ गए, अभी तक हर्ट नहीं हुआ था, तो अब 2006 में ईगो हर्ट हुआ। 2003 में केस फाइल हुआ, 2006 में इसका जजमेंट आया। एम नागराज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट विच इज बीन डिस्कस्ड थ्रू आउट इन योर करंट अफेयर्स, ठीक है। जब भी आपके अभी करंट अफेयर्स में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात चल रही है उसमें एम नागराज जजमेंट की बात डेफिनेटली होगी ही होगी। 2006 का जजमेंट है, इसको याद कर लो, लिख लो, कहीं साइड में लिख लो। लीगल जीके का अगर कोई क्वेश्चन रिजर्वेशन पे आता है तो ये जजमेंट पूछने के 100% चांस है, ठीक है। इसमें बोला, इसमें ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इन सब की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब सही है, दिमाग मत लगाओ, देयर इज नो नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, ये सब सही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि जब भी आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दो, ठीक है, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए कि ये लोग बैकवर्ड हैं, जिनको आप दे रहे हो रिजर्वेशन वो लोग बैकवर्ड हैं, ठीक है। दूसरा कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो हायर पोस्ट पे है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है ना। हायर पोस्ट जिसपे आप इसको प्रमोट कर रहे हो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, जिसको आप रिजर्वेशन जहां पे दे रहे हो वहां पे इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है। और तीसरा, इस रिजर्वेशन देने से, इनको प्रमोट करने से जो है वो ओवरऑल एफिशिएंसी विल नॉट बी हिंडर्ड, ठीक है। देयर विल बी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन आप रिजर्वेशन देने से वो चैलेंज चेंज नहीं होगी, उस पर इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद में ये तो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये एम नागराज एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो पूछ सकते हैं। अब हमारे काम की क्या चीजें जो करंट अफेयर्स में आ रही हैं, ठीक है, इस साल की करंट अफेयर्स में अब ये चीजें आई हैं। फर्स्ट जजमेंट इज जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, जो कंसोर्शियम के क्वेश्चंस जो आए हैं सैंपल पेपर 3 में, वो जजमेंट का नाम भी पूछ सकते हैं, वो आपको जजेस का नाम भी पूछ सकते हैं कि इस केस में कौन से जज थे, क्योंकि हमें जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए और उनमें कौन जज थे वो पता होना चाहिए। तो नाम मैं बताऊंगा, जजेस आप फाइंड आउट करोगे। आज का टास्क यही है, 2018, 19 और 20 के जो जजमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है, उनके जजेस का नाम आप फाइंड आउट करोगे और भेजोगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या बोला कि इसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की ये बोलने की कि आप एम नागराज जजमेंट को वापस देखो और ये क्वांटिफाइबल डेटा वगैरह जो ये 3 जो कंडीशंस बताई है ना उनको आप हटाओ, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है रिजर्वेशन देने में, ये चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और कई बार डिपार्टमेंट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जॉब्स जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, अब वो ऑल ओवर इंडिया है, तो आप ऑल ओवर इंडिया कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये एफिशिएंसी जो हो खत्म हिंडर हो रही है कि नहीं हो रही है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो क्लास है पर्टिकुलर जिसको आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे रहे हो, ठीक है, वो यहाँ बैकवर्ड है या वहां बैकवर्ड है, वहां नहीं है यहाँ है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई एक स्टेट में है कोई दूसरी स्टेट में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा आप इसको वापस एक बार रिकंसिडर करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको रिकंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा फॉर द पर्टिकुलर टाइम आप एक बार हटा सकते हो, ठीक है ना। ये कंडीशन आप एक बार के लिए हटा सकते हो, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके बाद अभी जो जजमेंट आया है लेटेस्ट, ठीक है, वो है बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी है उसको वैलिड बोल दिया है, ठीक है।
कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की हमने बात की थी, ठीक है, उसको चैलेंज किया था, उसको वैलिड बोल दिया है, ठीक है। और ये भी बोला है कि आप SC/STs में भी कोशिश करो कि जनरल सिंह में बोला था आप SC/STs में कोशिश करो क्रीमी लेयर लाने की, तो इसमें बोल दिया उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी डिसीजन है, करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो मर्जी है, ठीक है। तो ये दो जजमेंट आपको याद रखने हैं और इन दोनों जजमेंट्स के आपको जजेस का नाम निकालना है, ठीक है। कौन थे जजेस इसमें? चलो नेक्स्ट। अब बाकी करंट अफेयर्स को कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 102, 103, 104। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 डिस्कस किया था, क्या था नीरज? Sir, exchange of territories with the Bangladesh near लैंड the border of West Bengal. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो था, ठीक है। और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 कौन सा था प्रियम? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के। टाइम्स अप, कौन बताएगा? दुष्यंत? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, GST, ठीक है। अब 102, 103, 104 ये तीनों रिजर्वेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बैकवर्ड क्लासेस और रिजर्वेशन से रिलेटेड ये तीनों अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब ये तीनों हम डिस्कस करते हैं थोड़े से, एक बार नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट ने क्या किया? 102nd अमेंडमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी बना दिया। उसको कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तीन तरह की बॉडीज होती हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी और एक नॉर्मल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी जिसका मेंशन किसी स्टैट्यूट में होता है, ठीक है। और नॉर्मल यानी कि कोई अदर बॉडी जो स्टैट्यूट में नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में होती, जो NGO हो सकती है या कुछ और हो सकती है, जैसे BCCI। BCCI is not a constitutional body, neither a constitutional nor a legal statutory body. BCCI क्या है? BCCI is a society registered under Societies Act. जैसे NGOs होते हैं वैसे BCCI है, ठीक है। अपने स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? जो स्टैट्यूट से बनती है, एक आधा नाम बताओ कोई, थोड़ा दिमाग लगा के नाम बता दो जल्दी से, कोई भी बता दो। ICAI और Law Commission. लॉ कमीशन इज नॉट वाली हो गई जो स्टैट्यूटरी बॉडी, तुम्हारे बहुत ही करीब है वो। अरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तुम्हें यही नहीं पता, वो कैसे जाओगे वहां पे, जाके किसी बेइज्जती कराओगे, बोले कहां से पढ़ के आए, क्लैट ऑर्बिस से पढ़ के आए, बेइज्जती कराओगे। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि वो एक्ट से बनी है, स्टैट्यूट यानी कि एक्ट से बनी है, तो वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न हो। नकुल कौन सी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक आधी बताओ, दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम बताओ नकुल, जल्दी। Election Commission. हाँ नुकुल बताएगी, नुकुल जल्दी बताओ। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, ये दो बॉडीज हो गई। इनके साथ में तीसरी बॉडी ऐड हुई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो थी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इतना ही याद रखना है। आर्टिकल इनके नोट कर लो, कौन से आर्टिकल में है वो सारे नोट कर लो, है ना। 338 में देखो, पहले आर्टिकल 338 था ओरिजिनली, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर SC और ST दोनों साथ में थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों को अलग कर दिया। उन दोनों को अलग करने का कारण क्या था कि दोनों को अलग अलग डील करना था, उनको SC से डील करना था, उनको ST से डील करना था। तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग कर दिया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। उसके बाद में नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, वो नॉर्मल बॉडी थी एक कोई, ठीक है ना। उसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338 में हो गई कमीशन फॉर SCs, 338 कैपिटल A में हो गई कमीशन फॉर STs, और 338 कैपिटल B में हो गई कमीशन फॉर OBC बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने क्या किया, रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा विहान, इसमें क्या प्रॉब्लम थी ये बताओ, इसमें क्या डाउट था विहान? मैंने पता ही मतलब कहीं पढ़ा था कि जो रिजर्वेशन होता है वो सोशली क्या कहते हैं अपलिफ्ट करने के लिए काम आता है। हाँ, तो ये सर इकोनॉमिकली वीकर फिर कैसे दिया जाएगा? इकोनॉमिकली ऐसे दिया जाएगा, इसीलिए तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एंड